एपिसोड 20। अद्वैत अदिति के लहंगे की डोरी की गांठ खोल देता है। अदिति चैन से सांस लेती है, पर अगले ही पल उसकी सांसें अटक जाती है। अद्वैत अदिति को ही देख रहा था। अगर अद्वैत उस डोरी को छोड़ देता तो अदिति का लहंगा नीचे जमीन पर गिर जाता। अदिति मना करते हुए अद्वैत के हाथ से डोरी को लेना चाहती है, पर अद्वैत उसे देता ही नहीं है। अदिति शर्माते हुए बोली, प्लीज हमें चेंज करना है, छोड़िए ना हमें। ये सुनकर अद्वैत बोला, करिए ना चेंज, हमने कब रोका है आपको। अदिति नीचे देखते हुए कहती है, आप यहाँ कैसे आए? दरवाजा तो हमने बंद किया था ना। तभी अद्वैत बोला, हमारा कमरा है, हमें अपने कमरे में कैसे आना है, क्या करना है सब मालूम है, हमें हमारे कमरे के हर राज पता है। ये कहकर वो तिरछा मुस्कुराता है। अदिति कुछ नहीं कहती, वो उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। अद्वैत उसे छोड़ देता है। अदिति खुद के लहंगे को पकड़कर थोड़ी सी गांठ बांध देती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अद्वैत मुस्कुराता है। अदिति खुद को देखती है, जिसने दुपट्टा नहीं लिया था। वो घूम जाती है और अपने दोनों सीने पर हाथ रखकर कहती है, हमें हमारा दुपट्टा दे दीजिए हुकुम सा। अद्वैत अदिति के दुपट्टे को देखता है और उसके दुपट्टे को अदिति के कंधे पर रख देता है और सोने के लिए चला जाता है। अदिति राहत की सांस लेती है। अदिति अच्छे से अपने दुपट्टे को डालती है और माथे पर पल्लू लेती है। अद्वैत उसे देखकर बोलता है, रात को अपने माथे पर लाज लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके ही पति हैं। ये सुनकर अदिति हाँ में सिर हिलाती है और वॉशरूम में चली जाती है। अद्वैत उसे जाते हुए देखता रह जाता है। वो खुद कुछ न कुछ बात निकाल रहा था कि अदिति कुछ कहे, पर अदिति कुछ बोल ही नहीं रही थी। अदिति वॉशरूम में आकर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और खुद के कपड़े सही से पहनकर वार्डरोब की ओर जाती है। अदिति अपने लिए कुछ कंफर्टेबल ड्रेस पहनने के लिए ढूंढ रही थी, पर उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था। तभी वो अपनी मिडी को ढूंढने लगती है, जो उसने गलती से यहीं छोड़ दी थी। अदिति कब से उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। वहीं अद्वैत बेड पर लेटे हुए मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि अदिति क्या ढूंढ रही होगी। तभी उसका ध्यान सामने टेबल पर रखे लैपटॉप के बैग की ओर जाता है, जिसके अंदर उसने कुछ रखा था। वो कुछ और नहीं, अदिति की ही मिडी थी। तभी कमरे में दस्तक होती है। अदिति हैरान हो जाती है कि इस वक्त आखिर कौन आया होगा। वो कमरे में आती है और अद्वैत को देखती है, जो आंखें बंद करके लेटा था। तभी अदिति जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। एक मेड आकर बोलती है, कुंवर रानी सा, ये सब आपके लिए। अदिति को देखकर कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि सेविका के हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। वो उसे ले लेती है। सेविका बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अदिति उसे जाते हुए देखती रह जाती है। वो दरवाजा बंद करके अंदर आती है और बैग में से चीजें निकालती है। वो देखती है कि उसमें फ्लावर वर्क के कॉटन के राजस्थानी लहंगे, ब्लाउजेस और दुपट्टे थे, जिसमें उसे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, और सभी के सभी ब्रांडेड कपड़े थे। पूरा का पूरा सेट 15,000 से ऊपर का होगा, वो भी बिना वर्क वाला। अदिति के लिए कुछ ऐसे कपड़े मंगवाए गए थे। ये कपड़े देखकर कहती है कि ये सब किसने मंगाया हुकुम? उम्मीद से अद्वैत को देखती है। अद्वैत तो कब से उसे ही देख रहा था, पर अदिति के देखते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदिति की आवाज सुनकर उसने उसकी ओर देखा और बोला, मुझे नहीं पता, शायद मासा ने मंगवाया होगा। ये सुनकर अदिति थोड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद अद्वैत ने उसके लिए मंगवाया होगा। वो सब बैग लेकर वहां से चली जाती है। अद्वैत के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदिति उनमें से एक ड्रेस पहन लेती है और बाहर आने को होती है। तभी वहां रखी अद्वैत की आज की पैंट, जो धोने को डाली गई थी, नीचे गिर जाती है। अदिति उसे जैसे ही उठाकर वहां रखती है, तब पैंट की जेब में से कुछ गिरता है। अदिति उसे जमीन से उठाकर देखती है। वो किसी चीज का बिल था। अदिति जैसे ही बिल देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, माना वो पैसे घर वालों की ही थी, पर उसे पैसों की अहमियत मालूम थी। कहीं भी खर्च नहीं करना चाहती थी वो। अदिति देखती है कि बिल में 15 सेट के 1,50,000 रुपए लिखे हुए थे। ये देखकर अदिति अपने ड्रेसेस को देखती है और बोलती है, मतलब एक ड्रेस मैंने 15 से 20,000 का पहना है। ये कहकर वो बिल को वहीं रख देती है और अद्वैत को मना करने बाहर जाती है।
पर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। क्या वो अपने हुक्म को हुक्म देने जा रही थी? और क्या उसके हुक्म उसका हुक्म मानेंगे? ऑफ कोर्स नहीं। वो क्यों मानेंगे? अदिति शांत हो जाती है और गहरी सांसें लेती है और बाहर निकल जाती है। अद्वैत की आंखें बंद थी, पर उसके कानों में पायल की छन छन की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उसे बहुत सुकून दे रहा था। अदिति कमरे में आकर सोफे पर देखती है, जहां एक तरफ अद्वैत ने अपनी टी शर्ट उतार कर रखी थी, एक तरफ जरूरी फाइल्स खोल कर रखी थी। टेबल पर लैपटॉप और बाकी की फाइलें रखी हुई थी। आखिर अदिति सोए तो सोए कहाँ? फिर भी वो सोफे के पास जाकर जैसे ही फाइल्स को उठाने लगती है, तभी अद्वैत कहता है, हमारी चीजों को छूना भी मत, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, बता दे रहे हैं। ये सुनकर अदिति जैसे ही जाने वाली होती है, तभी वो बोलती है, हमें सोना है हुकुम, हम कहाँ सोए? ये कहकर नीचे देखती है और कहती है, क्या कमरे में कोई एक्स्ट्रा गद्दा है? ये सुनकर अद्वैत अपनी आंखें पूरी खोलकर अदिति को सवालिया नजरों से देखती है। अदिति बोलती है, वो मैं नीचे सो जाऊंगी, आप ऊपर ही सो जाइएगा। ये सुनकर अद्वैत गहरी सांस लेकर कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आइए और बगल में सो जाइए। बेड काफी बड़ा है और हमें रेंगने की आदत नहीं है, एक ही जगह सोते हैं। वहीं अदिति अब डर जाती है। उसकी दादी जब उसके पास सोती थी तो उसे याद है कि कैसे उनके ऊपर वो अपने हाथ पैर रख देती थी। उसे अब नहीं पता था कि ये उसकी आदत छूट गई है या नहीं। वो मना करने को होती है, लेकिन अद्वैत पहले बोलता है, लाइट बंद कर लीजिए, हमें कल ऑफिस भी जाना है। ये सुनकर अदिति जल्दी से अद्वैत के बगल में आकर लेट जाती है। दोनों के बीच काफी जगह थी। अदिति लेटकर लाइट्स बंद कर देती है। दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थी। अदिति ने खुद पर अभी भी दुपट्टा लिया हुआ था, जो अद्वैत को अच्छा नहीं लग रहा था। वो धीरे से दुपट्टे को अपनी ओर फैला देता है। तभी अदिति का दुपट्टा अद्वैत के पास चला जाता है, जिसे देखकर अद्वैत उसे खींच लेता है। अदिति इससे हैरान हो जाती है और लाइट ऑन करके अद्वैत को देखती है। वो सिर्फ ब्लाउज और लहंगे में थी। ब्लाउज भी इतना कि मर्यादित, पेट ना दिखे। अद्वैत बोलता है, ये कब से हमें चुभ रहा है, इसे निकाल दीजिए, और ऐसे चुभने वाले कपड़े बिल्कुल मत पहनिए, कॉटन ही पहनिए, पूरा दिन और रात को भी खासकर। ये सुनकर अदिति खुश हो जाती है, जिसे देखकर अद्वैत कहता है, हम नहीं चाहते कि ये कपड़े हमें भी चुभे। ये कहकर दूसरी ओर पीठ कर लेता है। अदिति को बुरा लगता है, वो भी दूसरी ओर पीठ कर लेती है। अद्वैत एक नजर मुड़कर देखता है और अपने हाथ में पकड़े दुपट्टे को अपने नाक के पास ले जाकर अदिति की खुशबू लेता है। तभी अदिति के पैरों की पायल की आवाज आती है। अद्वैत अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त कमरे में अंधेरा था। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। अद्वैत सीधा सोया हुआ था, बिना हिले डुले। उसका एक हाथ सिर के नीचे और दूसरा अदिति के दुपट्टे को पकड़े हुए था। तभी अचानक अद्वैत नींद में ही अदिति की ओर करवट ले लेता है। उसके दोनों हाथ अब भी दुपट्टे को पकड़े हुए थे। तभी अदिति का एक हाथ अचानक जोर से उठकर अद्वैत के गाल पर लग जाता है। इस झटके से अद्वैत की आंखें खुल जाती हैं। वो तुरंत पास के नाइट बल्ब की हल्की रोशनी जलाता है और देखता है कि अदिति का हाथ उसके सीने पर रखा हुआ है, जबकि उसका अपना गाल लाल हो चुका था। अद्वैत चौंक कर अदिति को देखने लगा। ये वही लड़की थी जो ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, और आज उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। अद्वैत अदिति के हाथ का स्पर्श अपने शर्टलेस सीने पर महसूस करता है। वो धीरे से उसके हाथों को साइड करता है और फिर लाइट बंद करके दोबारा आंखें मूंद लेता है। लेकिन अब उसकी पूरी नींद उड़ चुकी थी। वो दुपट्टे में अदिति की खुशबू महसूस करने की कोशिश करता है, पर वो दुपट्टा इतनी देर तक अदिति के शरीर पर नहीं रहा था कि उसकी खुशबू बची रहे। निराश होकर अद्वैत दुपट्टा साइड में रख देता है और करवट बदलकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो इंतजार कर रहा था कि अदिति अपने पैर हिलाए और उसकी पायल की आवाज फिर से उसे सुकून दे दे, मानो वो आवाज अब उसकी लोरी बन चुकी हो। लेकिन अदिति हिल नहीं रही थी। अद्वैत के चेहरे पर चिढ़ साफ झलक रही थी। वो कोशिश करता है कि वो किसी तरह सो जाए, लेकिन जैसे ही उसकी एक बार आंख खुल जाती थी, उसे दोबारा नींद नहीं आती थी। अद्वैत एकटक छत की ओर देख रहा था।
तभी उसे अपने पैरों में कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही वो उठकर देखने की कोशिश करता है, अचानक एक हाथ उसे अपनी बाहों में समेटता है। अद्वैत हैरानी से देखता है, अदिति ने एक पैर उसके पैरों के बीच रखा हुआ था और एक हाथ उसके पेट पर लपेटा हुआ था। जैसे ही अद्वैत उसे खुद से दूर करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, उसका चेहरा अदिति के बालों से टकरा जाता है। अद्वैत की आंखें अनायास ही बंद हो जाती है। उसके बालों की खुशबू में एक अजीब सा सुकून इसे महसूस होता है। अद्वैत का हाथ अपने आप ही अदिति की पीठ पर चला जाता है। फिर वो अपना एक हाथ उसके सिर के नीचे रख लेता है, जिससे अदिति आराम से उसकी बाहों में समा जाती है। नींद में खोई अदिति को ये एहसास तक नहीं था कि वो अपनी दादी के पास नहीं, बल्कि अद्वैत की बाहों में है। वहीं अद्वैत को भी ये एहसास हो रहा था कि उसकी सारी बेचैनी अब दूर हो रही है। अदिति वक्त के साथ और कस के अद्वैत को पकड़ने लगती है। वहीं अद्वैत धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा। कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। सुबह धीरे धीरे अदिति की नींद खुली। उसने हल्की हल्की आंखें खोली तो उसे किसी का चौड़ा सीना दिखाई दिया। वो चौंक कर पूरी तरह जाग गई और ऊपर देखा तो अद्वैत का चेहरा बेहद करीब था। अदिति ने खुद को देखा। उसका एक हाथ अद्वैत के पेट पर रखा हुआ था, एक पैर अद्वैत के पैरों के बीचों बीच था और उसका सिर अद्वैत के बाएं हाथ पर टिका हुआ था और अद्वैत का हाथ उसकी पीठ पर टिका था। अदिति हड़बड़ाकर जल्दी से उठ गई और अपना दुपट्टा ढूंढने लगी, क्योंकि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। तभी उसकी नजर अद्वैत के पास वाले टेबल पर गई, जहां नाइट लैंप रखा था और उसका दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे आगे बढ़कर दुपट्टा लेने को होती है, पर उसके हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहे थे। अदिति ने थोड़ा और झुककर दुपट्टा उठाने की कोशिश की। इसी बीच उसके बाल अद्वैत के चेहरे पर गिरने लगे। अद्वैत की आंखें खुलने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसे अपने सामने अदिति दिखाई दी। सुबह सुबह उसे कुछ ऐसा देखने को मिला कि वो कुछ पल के लिए सन्न रह गया। दरअसल अदिति झुकी हुई थी और उसके ब्लाउज का गला थोड़ा खुल चुका था, जिससे उसका ऊपरी भाग साफ नजर आ रहा था। अद्वैत की हालत खराब होने लगी। उसने तुरंत अपनी नजरें फेर ली और अपना गला खखार कर कहा, उठने का इरादा नहीं है? ऐसे ही झुकी रहोगी क्या? उठो। जैसे ही अदिति ने अद्वैत की आवाज सुनी, वो घबराकर बिना दुपट्टा उठाए बेड पर ही बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अद्वैत लेटे लेटे ही उसकी सुंदरता निहार रहा था। सुबह की हल्की रोशनी में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। अद्वैत धीरे से उठकर बैठ गया। उसने टेबल से दुपट्टा उठाया और जैसे ही अदिति की ओर बढ़ने लगा, उसके बाएं हाथ में बहुत तेज दर्द हुआ। उसके चेहरे पर हल्की शिकन आ गई। अदिति ने गौर किया कि अद्वैत के चेहरे पर तकलीफ के भाव थे। वो तुरंत समझ गई कि रात भर उसके हाथ के नीचे सिर रखने की वजह से उसका हाथ सुन्न हो चुका था। अदिति ने झट से अद्वैत का हाथ पकड़ा और अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे उसकी हथेली और कलाइयों को दबाने लगी। अद्वैत का हाथ ज्यादा दर्द नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की कोमल छुअन से उसे सुकून मिल रहा था। वो आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा। थोड़ी देर तक अदिति धीरे धीरे उसकी उंगलियों को दबाती रही, फिर वो ठहर गई। अद्वैत ने आंखें हल्की सी खोली, फिर अपने दोनों हाथों से दुपट्टा उठाया और अपने गले में डाल लिया। अदिति ने बिना कुछ बोले दुपट्टा लिया और उसे अच्छे से पहनकर अपने माथे पर रख लिया। फिर सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, माफ कर दीजिए हुकुम साहब, वो गलती से हो गया। अद्वैत पहले से ही बेड से उठ चुका था। उसने अदिति को एक नजर देखा और फिर उसके करीब आकर उसका पल्लू हल्का सा नीचे कर दिया। अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अद्वैत ने उसकी ठुड्डी हल्के से पकड़ते हुए कहा, किस चीज के लिए माफी मांग रही हो? अदिति अद्वैत की आंखों में देख नहीं पा रही थी। वो इधर उधर देखने लगी और फिर आंखें बंद कर ली। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अद्वैत ने थोड़ा और झुककर कहा, तुमने अपने हुक्म को ही छुआ है, किसी गैर को तो नहीं? तो ये संकोच अपने चेहरे पर मत लाओ। अदिति ने हल्के से अपनी आंखें खोली और अद्वैत को देखा। फिर उसने सिर झुका लिया और धीमे से बोली, ये संकोच नहीं है, हया है, अपने हुक्म से अधिक पास आने की। अद्वैत के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
उसने गहरी नजर से अदिति को देखते हुए कहा, मारी मरवण, तो इस हया को बरकरार रखना, अभी इससे भी आगे बढ़ना है वक्त आने पर। अदिति की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो एकटक अद्वैत को ही देखने लगी। अद्वैत अब भी उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए था। उसकी आंखों में वही रौब और अधिकार था जिससे अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।